एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा विंग से ऑफिस में मिलने आया था एंड देन जब वो उससे मिलकर घर वापस जा रहा था तब शुई यांग ने उसे हॉस्टेज बना लिया एंड पता नहीं कैसे विंग भी वहां पर पहुंच गया। बट अनफॉर्चुनेटली विंग लंजा को बचा नहीं पाया एंड लंजा सीढ़ियों से रोल्ड होकर नीचे गिरा। जब वो गिर रहा था तब उसने अपने आप को बचाने के बजाय उसने अपने बेली को कवर किया ताकि उसके बच्चे को कुछ भी ना हो। एंड अनफॉर्चुनेटली वो विंग को अभी तक वो गुड न्यूज़ नहीं दे पाया था। बट जैसे ही वो नीचे गिरा उसने पूरी कोशिश की विंग को ये बताने का कि वो प्रेग्नेंट है एंड बेहोश होने से पहले उसने फुल स्ट्रेंथ के साथ विंग को बेबी कहा एंड विंग के हाथ को अपने बेली में रखा। देन वो बेहोश हो गया। इस तरह विंग जो एक्चुअली रो रहा था, बहुत टाइम से चिल्ला रहा था हेल्प के लिए, जब लंजा बेहोश हो गया विंग ने अपने हाथों की तरफ देखा जहां पर ब्लड था, लंजा का ब्लड। उसने अपने हाथ को लंजा के फोrehead पे रखा था ताकि उसके फोrehead से ब्लीडिंग होना बंद हो जाए। लंजा जो अपने हस्बैंड के शोल्डर पे सिर रख के बेहोश हो पड़ा था। लंजा के फोrehead से कंटिन्यू ब्लड निकल जा रहा था एंड वो ब्लड निकलते हुए लंजा के फेस से होकर नीचे गिर रहा था एंड विंग वहां पर स्टैचू होकर बैठा हुआ था। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके माइंड बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा था। उसे पता है कि उसे हेल्प के लिए सबको बुलाना चाहिए, उसे एम्बुलेंस बुलाना चाहिए, लंजा को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए क्योंकि लंजा बहुत ब्लीडिंग कर रहा है। बट वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो बस लंजा को क्लोजली पकड़ कर बैठा हुआ था अपने दोनों हाथों से। एंड जो हाथ लंजा ने अपने बेली पे रखा था वो हाथ अभी तक लंजा के बेली के ऊपर ही था। एंड लंजा ने जब लास्ट टाइम विंग को बेबी कहा था तब विंग ने ये बात सुना था एंड उसके बाद ही विंग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। आई मीन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ बिलीव नहीं हो रहा था, वो कंफ्यूज था। विंग के आसपास लोग आ गए थे जैसे कि उसके असिस्टेंट एंड बाकी सब। वो लोग विंग को बुला रहे थे बट विंग वहां पर फ्रोजन बैठा हुआ था। वो लोग चिल्ला रहे थे, सब लोग आसपास दौड़ रहे थे बट विंग वहां पर बिल्कुल हेल्पलेसली बैठा हुआ था। तभी ली शिन ने विंग को शेक करते हुए कहा, लाओबान हमें जाना चाहिए। विंग सोच रहा था कि वो जानता है उसे जाना चाहिए, उसे जाना होगा लंजा को लेकर, बट पता नहीं क्यों वो कुछ कर नहीं पा रहा था, उसका बॉडी काम नहीं कर रहा था। तभी दोनों हाथों ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा एंड जोर से शेक किया। एंड पता नहीं विंग ने ऐसा क्या एक्सप्रेशन दिया, जैसे ही विंग ने उस इंसान की तरफ देखा जिसने उसे शेक किया, उस इंसान ने अपने हाथों को ऊपर उठा लिया सरेंडर करने की तरह। एंड वो बहुत ही डर के साथ विंग को देख रहा था जैसे कि विंग कोई वाइल्ड एनिमल हो, कोई फियर्स एनिमल हो जिसे उसने डिस्टर्ब किया है। एंड वो इंसान और कोई नहीं, लंजा का भाई लान सीचेन था। उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। उसने कहा उसने बहुत ब्लड खो दिया है, उसे बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, वो प्रेग्नेंट है विवुशियान, उसे इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, हमें जाना होगा। ये सुन के विंग ने जेबोचुन की तरफ देखा। उसे रियलाइज हुआ तो उसने गलत नहीं सुना था, लंजा सच में प्रेग्नेंट है। जब लंजा ने बेबी कहा था तब लंजा सच बोल रहा था, लंजा अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बोल रहा था। विंग को इमेजिनेशन नहीं कर रहा है, ये सब सच है। ये सोचते हुए विंग के आंखों से आंसू निकलने लगा एंड वो आंसू लंजा के फेस के ऊपर गिरने लगा। एंड जैसे जेबोचुन ने ये कहा विंग से कि लंजा प्रेग्नेंट है, आसपास जितने भी लोग थे सब लोग शॉक्ड हो गए थे। सब लोग दूसरे से बात कर रहे थे। बट अभी विंग को लंजा को हॉस्पिटल लेके जाना होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो उसने एक डीप ब्रेथ लिया क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए ब्रेथ लेना भी भूल गया था। जैसे जेबोचुन ने देखा कि अब विंग होश में आ रहा है, जेबोचुन ने कहा, मैं कार लेकर आ रहा हूँ, तुम उसे बाहर लेकर आओ। विंग ने इमीडिएटली नोट किया। देन जेबोचुन ने ली शिन के हाथ में अपना हैंडकरचीफ दिया और कहा लंजे के फोrehead के ऊपर उस हैंडकरचीफ को प्रेस करके रखे ताकि ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। एंड देन जेबोचुन वहां से निकल गए। इस तरफ विंग ने लंजे को अपने बाहों में उठा लिया ब्राइडल स्टाइल में। लंजे के पूरे कपड़े बिल्कुल ब्लड से भीग गया था। उसने जो लाइट ब्लू कलर का शर्ट पहना था वो बिल्कुल रेड हो गया था। विंग को बिलीव नहीं हो रहा था लंजा की ये हालत देखकर। वो लंजा को लेकर लिटरली दौड़ रहा था एंड लंजा के फोrehead पे जहाँ से ब्लड निकल रहा था वहां पर ली शिन ने उस हैंडकरचीफ को टाइटली प्रेस करके रखा था ताकि ब्लड ज्यादा ना निकले। वो भी विंग के साथ दौड़ रहा था। वो लोग लंजा को लेकर मेन डोर से बाहर निकले एंड देन वो लोग लंजा को कार से हॉस्पिटल लेके जाने लगे।
उनकी हॉस्पिटल तक जर्नी बिल्कुल साइलेंट था, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। एंड जेबोचुन शायद फर्स्ट टाइम इतनी जल्दी से इम्पेशेंटली हॉकिंग कर रहे थे एंड हर एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर वो कार लेकर आगे बढ़ रहे थे। एंड कार चलाते हुए उन्होंने बहुत सारे स्टाफ्स को कॉल करके इस बात के लिए अलर्ट कर दिया कि वो लोग हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं लंजा को। एंड हॉस्पिटल की एक टीम तैयार रहे लंजा को ट्रीट करने के लिए। फाइनली वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए। वो लोग हॉस्पिटल के ईआर रूम के बाहर थे क्योंकि ईआर रूम पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। वहाँ के स्टाफ ने बताया सिर्फ एक ही पर्सन पेशेंट के साथ अंदर जा सकता है जो पेशेंट से रिलेटेड है। एंड ऑफकोर्स जिस हॉस्पिटल में वो लोग गए थे वो लान हॉस्पिटल था। वहाँ पर लान फैमिली फंड करते हैं, तो वहाँ के सब लोग जानते हैं कि जेबोचुन लंजा का कौन लगता है। तो विंग को पता था कि शायद उसे अंदर जाने के लिए ये लोग अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल जो कुछ भी हुआ है विंग के सामने उसके ऑफिस में हुआ है, तो शायद विंग अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं होगा। तो वह वहाँ पर चुप खड़ा था। उसे लगा था कि शायद जेबोचुन अंदर जाएंगे, बट जेबोचुन ने विंग को अंदर धकेल दिया और कहा ये उसका हस्बैंड है। तो वो लोग विंग को लेकर अंदर चले गए। विंग देख रहा था कि हॉस्पिटल के स्टाफ्स लंजा को ऑब्जर्वेशन टेबल पे ट्रांसफर कर रहे हैं एंड डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। वो लोग विंग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जैसे कि लंजा के हेल्थ इश्यूज के बारे में, उसके एलर्जीज के बारे में, मेडिकेशंस के बारे में एंड फैमिली हिस्ट्री के बारे में। विंग ने सब कुछ बताया, बट इन दी एंड उसने विस्पर करते हुए पूछा उसके प्रेगनेंसी का कितना टाइम हुआ है। ये सुन के डॉक्टर ने विंग की तरफ देखा और काइंडली कहा विश यंगचिन, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेबी ठीक है, आपका हस्बैंड एंड बेबी दोनों ही ठीक हैं। वो बस शौक की वजह से ऐसे बेहोश है, अदरवाइज वो ठीक है। विंग कुछ कह नहीं पाया, वो बस पीछे की तरफ चल रहा था। ऐसे पीछे चलते चलते वो वॉल के पास आकर रुक गया एंड वॉल पे वो लीन्ड हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका बॉडी अभी उसका साथ छोड़ देगा। कुछ टाइम बाद डॉक्टर ने कहा कि वो लोग लंजा कुछ टेस्ट करेंगे एंड अभी के लिए लंजा को प्राइवेट रूम पे शिफ्ट किया जाएगा एंड एटलीस्ट एक दिन के लिए उसे ऑब्जर्व किया जाएगा। ये सुन के लंजा के तरफ विंग ने देखा कि लंजा के हेड एक लार्ज बैंडेज से कवर्ड है। लंजा की ये हालत देख के विंग अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। विंग ने देखा कि लंजा के चिक्स में, उसके नेक्स में अभी तक उसके ब्लड का निशान है एंड उसके ब्लू शर्ट पर ब्लड से बिल्कुल भीग गया है। उसके साथ साथ लंजा के ऑफ वाइट पैंट्स भी, उसका पूरा बॉडी उसके ही ब्लड से बिल्कुल भीग चुका था। ये देख के विंग को याद आ रहा था कि कुछ महीने पहले जब लंजा ने विंग के लिए शॉपिंग किया था एंड तब विंग के स्टाइल देखकर लंजा कितना गुस्सा हो गया था। विंग के फैशन चॉइसेस को देखकर लंजा ने विंग को कितनी बातें सुनाई थी, कितना टीज किया था एंड देन उसने विंग को कितना समझाया था कि विंग को किस तरीके के कपड़े पहनना चाहिए, कैसे फैशन यूज़ करना चाहिए, किस कलर का कपड़ा विंग के ऊपर सूट करता है। एंड आज वही इंसान विंग के सामने ऐसे बेहोश पड़ा है जिसके फैशनेबल क्लोथ्स के ऊपर इतना ब्लड का निशान है। विंग बस लंजा को देख रहा था एंड यही सब सोच रहा था। वो इतना खो गया था कि उसे रियलाइज भी नहीं हुआ कब जेबोचुन उस रूम के अंदर आए। जेबोचुन का आई सिर्फ अपने भाई के ऊपर फिक्स था एंड उन्हें देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हैं एंड डिसअपॉइंटेड भी। जेबोचुन ने विंग से कहा मुझे रियलाइज हो गया था कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, उसके पेरेंट्स के बारे में। ये सुन के विंग ने चौंक गया एंड उसने जेबोचुन की तरफ देखा। धीरे धीरे विंग लंजा के पास आया एंड उसने अपने कपकपाते हुए हाथ को लंजा के बेली के ऊपर रखा। ये देख के जेबोचुन ने शाय करते हुए कहा उसके प्रेगनेंसी का ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तुम कुछ भी अभी फील नहीं कर सकते उसके बेली के अंदर। कुछ सेकंड के लिए विंग बस चुप था, वो बस देख रहा था लंजा के बेली को एंड देन धीरे धीरे उसने अपने ईयर को लंजा के बेली के ऊपर रखा जैसे कि वो कुछ सुनना चाहता हो। ये देख के जेबोचुन ने पूछा वुशियान, तुम कर क्या रहे हो? तुम कोई रेडियो सोनर तो नहीं हो, तुम बेबी को ऐसे सुन नहीं सकते। विंग को पता है कि वो रिडिक्यूलस बिहेवियर कर रहा है, बट विंग अपने आप को रोक नहीं पा रहा था।
ये एक ऐसा न्यूज़ है, एक ऐसा इमोशन है जो विंग के लिए बिल्कुल नया है, बिल्कुल फॉरेन है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे कुछ बिलीव नहीं हो रहा था। ये उसके लिए एक एक्सट्रीमली हैप्पी न्यूज़ है, बट एट द सेम टाइम सैड न्यूज़ भी है, क्योंकि लंजा भी उसके सामने बेहोश पड़ा है। विंग इस न्यूज़ को एंजॉय भी नहीं कर पा रहा है, वो हैप्पी नहीं हो पा रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो बिलीव नहीं कर पा रहा है। उसका हस्बैंड, उसका लंजा एक ऐसा इंसान है जिसने विंग को फिर से ड्रीम देखने के लिए अलाउ किया था, हिम्मत दिया था। जब विंग टीनेजर था तब उसका ड्रीम था कि वो एक दिन अपने प्यार को ढूंढेगा, उसका एक फैमिली होगा, वो एक पीसफुल लाइफ जिएगा, बहुत दूर, शहर से बहुत दूर एक कॉटेज में। बट जैसे वो बड़ा हुआ, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आया, डेप्ट्स आया, वो ये सब कुछ भूल गया एंड वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटाइज करने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसके ड्रीम्स ही रह जाएंगे, वो कहीं भी फुलफिल नहीं होंगे। उसने फिर से कहीं भी ड्रीम देखने के लिए अपने आप को अलाउ नहीं किया था, एंड उसका लाइफ ऐसा बन गया था कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो अपने लाइफ में किसी और इंसान को कभी भी नहीं जुड़ेगा, वो अपने फेट में किसी और इंसान को ऐड नहीं करेगा। वो नहीं चाहेगा कि उसके जैसे उस इंसान का भी फेट ऐसे बेकार हो जाए, ऐसे बुरा हो जाए, उसे ऐसे स्ट्रगल करना पड़े। एंड देन लंजा विंग की जिंदगी में आया, वो उसकी जिंदगी में आया, उसने उसे चूज किया, उसने विंग को चूज किया। इनफैक्ट विंग के पास ये लग्जरी भी नहीं था कि वो लंजा को चूज करे। उसने विंग को प्यार किया, इतना प्यार किया जितना प्यार उसके लाइफ में किसी ने भी उसे नहीं किया था। लंजा ने विंग से एक्सट्रीमली प्यार किया। उसने विंग के ब्लैक एंड व्हाइट ड्रीम को कलर दिया। विंग का वो सपना पूरा हो रहा था जो उसने सोचा भी नहीं था पूरा होने के बारे में, उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। विंग का वो सपना पूरा हो रहा था, वो सपना विंग के इतने पास होकर भी इतना दूर हो गया था। एंड नाउ विंग का प्यार, उसका सपना अभी हॉस्पिटल बेड में ऐसे पड़ा हुआ था। उसका भी रीजन विंग है। अगर वो इंसान, अगर विंग का हस्बैंड विंग को चूज ना करता तो शायद आज उसका लाइफ बहुत बेहतर होता, वो ऐसे हॉस्पिटल में नहीं होता। जब भी उसने विंग से प्यार किया था, आज उसका हालत ऐसे हो गया है, वो इंज्योर्ड है, ब्लीडिंग कर रहा है। एंड ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये क्लियरली अटेम्प्ट टू मर्डर था। किसी ने उसको इंज्योर किया है, इंज्योर करने का हिम्मत किया है। आज लंजा हॉस्पिटल में इसलिए है क्योंकि विंग एक फूल है, एक ऐसा फूल जिसने अपने प्यार को ठीक टाइम में पहचान नहीं पाया, इसने सही टाइम में अपने प्यार के आसपास बाउंड्रीज क्रिएट नहीं किया था, जो गलती पर गलती किए जा रहा था, जिसे ये पता नहीं था कि लव कोई कंफर्टिंग टच या फिर जेंटल किस नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक प्रिविलेज है। एंड आज विंग की गलती की वजह से लंजा का ये हालत है। विंग का लव क्रिम्सन है, एंड ऑफ कोर्स विंग के लाइफ में कोई भी चीज प्रॉब्लम्स के बिना कंप्लीट ही नहीं हो सकता। वो बस यही सोच रहा था, तभी हॉस्पिटल के डोर पे एक नॉक हुआ एंड लान कुरेन अंदर आए। वो बहुत जल्दी में थे, उनके फेस बिल्कुल वाइट हो चुका था। तभी जेवोचू ने लान कुरेन को सब कुछ बताया एंड उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस वहां पर बैठा हुआ था अपने हस्बैंड के हाथ को पकड़कर। विंग को सुनाई दे रहा था कि लान कुरेन बहुत ही शार्प वॉइस में अपने नेफ्यू से पूछ रहे थे कि वांग जी सीढ़ियों के पास कर क्या रहा था। ये क्वेश्चन पूछते हुए वो बार बार जेवोचुन एंड विंग को देख रहे थे। अंकल ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन सडनली ऐसे केयरफुलेस हो जाएगा, स्पेशली ये जानते हुए कि वो प्रेग्नेंट है। तभी जेवोचुन ने कहा, एक्चुअली वो लिफ्ट काम नहीं कर रहा था, आउट ऑफ सर्विस हो गया था अंकल, एंड मुझे नहीं। तभी विंग ने कहा, उसे पुश किया गया था, जिन गुआंगशन के एक आदमी ने उसे हॉस्टेज बना लिया था। ये सुनते ही पूरा रूम डेडली साइलेंट हो गया। लान कुरेन को बिलीव नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, हॉस्टेज? इस तरफ जेवोचुन, जो ऑलरेडी इतना गुस्सा हो गए थे कि वो गुस्से में विंग की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने कहा, तुमने क्या कहा? तभी लान कुरेन ने जेवोचुन को पकड़ा एंड डीप वॉइस में कहा, बिहेव। तभी जेवोचुन ने इमीडिएटली कहा, नहीं अंकल, मैंने वांग जी से कहा था कि वो वहां पर ना जाए। एंड आपको पता है कि उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि विंग वहां पर होगा तो सब कुछ ठीक होगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये बोलकर जेवोचुन ने विंग की तरफ देखा और कहा,
देन अब ये सब कैसे हुआ? हाँ? जेवजुन के बातों से विंग का पूरा बॉडी कांपने लगा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन विंग के मन में भी है कि उसकी आंखों के सामने ये सब कैसे हो गया एंड वो कैसे कुछ भी नहीं कर पाया। तो जेवजुन जो कुछ भी बोल रहे थे विंग बस चुपचाप सुन रहा था, उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी अंकल कुरेन ने रोरिंग करते हुए कहा, बहुत हुआ। क्योंकि जेवजुन बहुत कुछ बोल रहे थे विंग को, बहुत बातें सुना रहे थे। तो अंकल कुरेन ने जेवजुन से कहा, आई डोंट थिंक कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये सब बातें वांगजियो की तरीके से हेल्प नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो चुप रहो। तो जेवजुन बिल्कुल चुप हो गए, बट उनका फेस अभी भी हार्ड था, वो अभी भी गुस्सा थे। अंकल ने कहा, बाहर जाओ एंड कमांडेंट ऑफिसर को कॉल करो, उनसे कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जेवजुन ने वही किया, उन्होंने नोट किया एंड देन वो उस रूम से बाहर चले गए। एक्चुअली विंग उन लोगों को बताना चाहता था कि उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विंग से पहले वो लोग शू यंग को नहीं ढूंढ पाएंगे। चाहे वो कितने भी हाई प्रोफाइल के पुलिस को क्यों ना हायर कर ले, वो लोग विंग से पहले शू यंग को नहीं ढूंढ पाएंगे। बट विंग ने ये सब कुछ भी नहीं कहा, वो बस वहां पर चुपचाप बैठा हुआ था। जेवजुन के जाने के बाद वो रूम बिल्कुल साइलेंट हो गए। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो अंकल को क्या कहेगा, बट विंग को पता है कि लान कुरेन उससे एक्सप्लेनेशन डिजर्व करते हैं। विंग जानता है कि जेवजुन वैसे ही विंग के ऊपर गुस्सा है, तो उनके लिए और गुस्सा हो जाना नॉर्मल है एंड वो विंग के ऊपर डिसअपॉइंटेड है, ये भी नॉर्मल है। बट अंकल कुरेन, उन्होंने हर टाइम विंग का साथ दिया है। विंग ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो केयरफुल रहेगा, लंजे को कुछ भी नहीं होने देगा, एंड स्टिल उसने अंकल कुरेन को डिसअपॉइंट कर दिया है। विंग एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद अभी लान कुरेन ये सब बोलने वाले हैं या फिर उसे कुछ बातें सुनाएंगे, बट अंकल कुरेन ने जो कुछ भी कहा विंग ने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। अंकल कुरेन ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम जिन गुआंगशान को ऐसे ही जाने नहीं दोगे, बट ये चीज़ मुझे हैंडल करने दो। ये सुन के विंग ने अंकल कुरेन की तरफ देखा। विंग को नहीं पता कि उसके फेस में ऐसा क्या था जिसे देख के अंकल खुद एक स्टेप पीछे चले गए। उन्होंने अपने हाथ को ऊपर किया और कहा, तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ करने के बाद उसके पास हिम्मत रहेगा और कुछ करने का? ये सुन के विंग सोच रहा था, अंकल सही कह रहे हैं। उसने लंजे की तरफ देखा जो अभी तक बेड में था, बेहोश पड़ा था, बैंडेज से रैप्ड था, जिसके बॉडी में अभी तक ब्लड के स्टेन्स थे। अब जब विंग को सारा सच पता है, उसे रियलाइज हो रहा था कि उस टाइम उसका हस्बैंड इतना फियर्सली रिएक्ट क्यों कर रहा था। इससे पहले विंग लान कुरेन को रिस्पॉन्स कर पाता, दरवाजे पे एक नॉक हुआ एंड डॉक्टर एंड नर्स रूम के अंदर आए। उन लोगों ने विंग को कुछ पेपर्स दिया साइन करने के लिए। विंग ने अपने कपकपाते हुए हाथों से उन पेपर्स के ऊपर साइन किया। डॉक्टर ने कहा, उसका रिपोर्ट्स लगभग ठीक ही है, अभी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, तो मैं एटलीस्ट 3 दिन के लिए उसे यहाँ पर रख के मॉनिटर करना चाहूँगा। विश यांगचिन, इसके लिए मुझे आपका परमिशन चाहिए। विंग सोच रहा था, अगर ये रिकमेंडेड है तो ये क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं है, ऑफ कोर्स विंग ऐसा ही करने देगा, तो उसने नोट किया। डॉक्टर ने कहा, इन द मीन टाइम उसे क्लीन करना होगा, तो उसे एक स्पॉन्ज बथ कीजिए एंड उसे कपड़े को चेंज कर दीजिए। मेरे पास नर्स है ये सब करने के लिए, बट आई थिंक आप जब यहाँ पर है तो शायद आप ही ये करना चाहेंगे। विंग ने फिर से नोट किया। तो विंग के सामने स्पॉन्ज बाथ के लिए सारा सामान लाया गया, उसके साथ कुछ क्लोथ्स भी लाया गया। उनको प्राइवेसी देने के लिए लान कुरेन ने बेड के आसपास कर्टन से ढक दिया ताकि लंजा एंड विंग को प्राइवेसी मिल सके। वो कर्टन्स के बाहर वेट कर रहे थे। इस तरह विंग ने बहुत ही केयरफुली धीरे धीरे लंजा के कपड़े को उतारा। दिन उसने स्पॉन्ज से एंड वाटर से अपने कपकपाते हुए हाथों से लंजा के बॉडी को क्लीन किया, उसके नेक को, उसके चेस्ट को, जहाँ पर ब्लड स्टेन्स थे। उसने लंजे के पूरे बॉडी को क्लीन किया। उसके दिमाग में बस यही क्वेश्चन आ रहा था कि अगर विंग ने लेट कर दिया होता तो आज क्या हो जाता, शू यंग क्या करता। विंग को याद आ रहा था कि उसे किस टाइम पर डाउट हुआ एंड वो क्यों लिफ्ट लेकर उस फ्लोर में आया था। एक्चुअली जब विंग कॉन्फ्रेंस रूम में वापस गया था तब उसने वहां पर शू यंग का एब्सेंस फील किया एंड उसका एब्सेंस कोई ऑर्डिनरी चीज तो है नहीं। तो उसने ली शिंग को कॉल किया ये पूछने के लिए क्या उसने लंजा को जेवोचुन तक पहुंचा दिया है या फिर क्या वो अभी तक लंजा के साथ है। तो ली शिन ने कहा
कि लंचा खुद अकेला जेबुजुन के पास जा रहे हैं। उन्होंने ली शिन को एंड बॉडीगार्ड्स को उनके साथ आने से मना कर दिया है, इसलिए लंचा अकेला जा रहा है। अभी वो लोग लंचे के साथ नहीं हैं। तो ये सुनकर विंग बहुत डर गया था एंड वो खुद लंचे को चेक करने के लिए वहां से निकल गया था, क्योंकि पता नहीं कि विंग को कुछ बुरा फील हो रहा था। अगर विंग को ये बुरा फील नहीं होता, अगर विंग लंचा को चेक करने के लिए वहां पर ना जाता, तो पता नहीं क्या हो जाता, पता नहीं शुई यांग क्या कर लेता, पता नहीं शुई यांग के इंटेंशंस क्या था, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पता नहीं शुई यांग को क्या ऑर्डर दिया गया था। थैंकफुली विंग लिफ्ट लेकर उस फ्लोर में पहुंच गया था, अदरवाइज अभी जो कुछ भी हुआ है शायद उससे भी बुरा कुछ हो जाता। यही सोचते हुए विंग लंचे की बॉडी को वाइप कर रहा था स्पॉन्ज के साथ, एंड तभी उसकी नज़र लंचे के बेली के ऊपर गया एंड वो ऑटोमेटिकली बेली के ऊपर बहुत ही जेंटलनेस के साथ बेली को क्लीन करने लगा, बहुत ही जेंटलनेस के साथ। देन विंग ने लंचे की बॉडी को ड्राई किया। इन दी एंड उसने लंचे के फेस को भी क्लीन कर दिया एक वेट टिश्यू के साथ। जैसे इस वेट टिश्यू ने लंचे की स्किन को टच किया, लंचा थोड़ा स्टिर कर उठा। ये देख के विंग ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है, इट्स ओके। विंग को उनका वेडिंग नाइट याद आ रहा था। उस दिन भी तो ऐसे ही हुआ था, लंचा सो रहा था एंड विंग लंचे के हेड से उसका हेयर पिन निकल रहा था एंड उस टाइम लंचा थोड़ा स्टिर हो गया था एंड आई भी वही हो रहा है। तो विंग लंचे के हेयर को, उसके स्कल्प को मसाज करने लगा, उसके साथ साथ सॉफ्टली लंचे के फेस को क्लीन भी करने लगा। उसने विस्पर करते हुए कहा, इट्स ओके माई लव, तुम ठीक हो, यू आर ओके। बट स्टीयरिंग एंड ट्विस्टिंग करते हुए धीरे धीरे लंचा ने अपनी आंखें ओपन किया। उसका विजन अभी भी ब्लर्ड था, वो ठीक से विंग के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा था। वो कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज था एंड सडनली वो चौंक उठा एंड ऑटोमेटिकली उसने अपने हाथ को अपने बेली के ऊपर रखा। उसने कहा, बेबी। लंचा बहुत ही पैनिक हो गया था, तो विंग ने लंचे के हाथ को पकड़ा एंड रीअश्योर करते हुए कहा, लंचा, हे, तुम ठीक हो, सब कुछ ठीक है, आई प्रॉमिस, तुम सेफ हो। लंचा ने रोते हुए कहा, माई चाइल्ड, माई बेबी विंग। विंग ने कहा, वो भी ठीक है बेबी, वो भी ठीक है। विंग ने फर्स्ट टाइम बेबी कहा, उसे एक्नॉलेज किया एंड जैसे उन दोनों का वॉइस लान कुरिन को बाहर से सुनाई दिया, उन्होंने कहा, क्या वो ठीक है? विंग ने कहा, आप अंदर आ सकते हैं अंकल, क्योंकि तब तक विंग ने लंचा को कपड़े पहना दिया था। तभी अंकल नर्स के साथ वहां पर आए बेड के पास एंड अंदर आती उन्होंने इमीडिएटली अपने नेफ्यू को एश्योर करते हुए कहा, सब कुछ ठीक है। अपने अंकल एंड अपने हस्बैंड से रीअश्योरेंस पाके लंचा फाइनली शांत हुआ। फाइनली उसने रिलैक्स ब्रेथ लिया। इस तरह विंग जो लंचा के हेड में एंड उसके फेस में अपने हाथ को फेरने लगा। तभी लंचा ने कहा, उन्हें पता था। ये सुनते ही विंग का हाथ बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसने कहा, क्या? विंग समझ गया था कि लंचा किसके बारे में बात कर रहा है। लंचा मैडम यू के बारे में बात कर रहा है। बट मैडम यू को पता था कि लंचा प्रेग्नेंट है? अगर उन्हें पता था तो? तभी लंचा ने कहा, उन्हें मेरे बारे में पता था, उन्हें हमारे बेबी के बारे में पता था। मैंने तुम्हें मेरा रिपोर्ट्स मेल कर दिया था, बट तुमने रिस्पॉन्स नहीं किया था। ये सुन के विंग का पूरा बॉडी एक्सट्रीमली फ्रीज हो गया। आई मीन विंग के लिए सरप्राइजिंग नहीं है कि मैडम यू उसके हर एक एक्शन को मॉनिटर करता है, नज़र रखता है। वो जानता है कि मैडम यू ने उसके पीछे बहुत सारे लोग लगा कर रखा है ताकि वो लोग विंग के ऊपर नज़र रख सके। एंड उसे ये भी पता है कि शायद लंचे के पीछे भी उन्होंने कुछ लोग लगा कर रखा था ताकि वो लंचे के ऊपर नज़र रख सके। बट मैडम यू ने ये जानते हुए भी ये सब किया। इस तरफ लान कुरियन लंचे के पास आकर बैठे। जब विंग ये सब सोच रहा था, लंचा इस तरफ धीरे धीरे सो गया था। उसका ब्रीथिंग भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, बट विंग अभी तक स्टेबल नहीं हो पा रहा था और न ही वो वहां से हिल पा रहा था। वो वहां पर ही खड़ा था, उसके आईज अपने हस्बैंड के ऊपर फिक्स था। उसका एक हाथ उसके हस्बैंड के बेली के ऊपर था एंड दूसरा हाथ उसके फेस में। वो कुछ टाइम के लिए वैसे ही खड़ा था। उसका हाथ वैसे भी बार बार अनकॉन्शियसली लंचे के बेली के ऊपर ही जा रहा था। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, अंकल, आप यहाँ पर ही उसके साथ रहेंगे, है ना? क्योंकि मुझे कुछ टाइम के लिए बाहर जाना है।
तभी अंकल ने विंग की तरफ देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा ना मैं ये सब हैंडल कर लूँगा। बट विंग को भी ये नहीं सुनना था, उसे भी अंकल से आंसर चाहिए था। तो विंग ने कहा, प्लीज़। अंकल ने शाय करते हुए कहा, उसके उठ जाने से पहले वापस आ जाना, उठने के बाद वो तुमसे मिलना चाहेगा। विंग ने कहा, हाँ मैं आ जाऊंगा। ये बोल के विंग लीन्ड हुआ एंड उसने लंजे के चिक्स में सॉफ्ट किसेस किया एंड देन वो क्वाइटली उस रूम से निकल गया। जब वो पार्किंग लॉट में जा रहा था, जाते तो उसने कॉल किया। कॉल के दौरान उसने डेडली वॉइस में कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम शुई यांग को ढूंढो, मैं तुम्हें सारे फाइल्स वगैरह भेज दूंगा, उन फाइल्स को देखो एंड तुम मुझे इन्फॉर्म करो कि क्या तुम 10 साल पुराना केस हैंडल करना चाहोगे। एंड हाँ, सिंचन को कह दो कि वो मीडिया से कांटेक्ट करे, एक ऐसा मीडिया जिससे खरीदा नहीं जा सकता। एक्चुअली विंग सोंगलांग से बात कर रहा था। आज से पहले विंग जब भी सोंगलांग को कुछ करने के लिए बोलता था, सोंगलांग बिना कोई सवाल पूछे करता था। बट आज उसने कंसर्न होकर पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना? क्योंकि वो लोग बहुत सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, वो लोग विंग के हर एक वॉइस पहचानते हैं। तो विंग ने आज आंसर दिया, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है। देन विंग ने कॉल कट कर दिया एंड वो कार लेके जियांग मैंशन की तरफ जाने लगा। उसने जाते जाते सारे ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ दिया। वो बस जियांग मैंशन में जाना चाहता था। इस तरफ ऑलरेडी सनसेट हो रहा था। फाइनली वो जियांग मैंशन में पहुंच गया। उस हाउस में आते ही वो सीधा अपने रूम में गया। रूम में जाते उसने सीलिंग की तरफ देखा, वही सीलिंग जिसने विंग का फेट लिखा है, वही लाइलैक सीलिंग। इस रूम ने ही विंग का फेट लिखा था ना, बट आज विंग खुद एक फेट लिखेगा, क्योंकि आज विंग के लिए पाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसे अंदर ही अंदर एम्प्टीनेस फील हो रहा था, लॉस फील हो रहा था। एंड सबसे बड़ी बात, उसे आज ये लग रहा था कि ये रूम उसे बिलोंग नहीं करता और नहीं कभी करता था, सिवाय इस बेड के, क्योंकि इस बेड के नीचे कुछ है जो विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो चीज़ उसके ब्रोकन ट्रॉफीज के साथ था। उसने वही ट्रंक निकाला जिसके अंदर उसके ब्रोकन ट्रॉफीज हैं। उन ट्रॉफीज को देखकर विंग सोच रहा था, उसने सेक्रीफाइस किया था बहुत इस हाउस के लिए, उसने अपने सारे ट्रॉफीज तोड़ दिया था। बट आज वो कुछ ऐसा करेगा जो शायद वो करने के लिए सोच भी नहीं रहा था। इस ट्रॉफीज के नीचे कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ट्रॉफीज के नीचे 3 एनवेलप्स था। एक तो उनका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा उनके हाउस के पेपर्स, एंड तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा था एक बिट्रेयल, एक पनिशमेंट, एक फोल्डर जो एक ब्लैक एनवेलप के अंदर था। उसने उस एनवेलप को उठाया एंड वो उस रूम से निकल गया। दिन वो मैडम यू के स्टडी रूम की तरफ जाने लगा। विंग सीधा स्टडी रूम के अंदर चला गया। स्टडी रूम में मैडम यू के साथ साथ जिन गुआंगशान एंड जियांग चैंग भी था। मैडम यू अपनी चेयर में बैठे हुए थे एंड उनके ऑपोजिट जिन गुआंगशान एंड जियांग चैंग बैठा हुआ था। जैसे ही विंग उस रूम में आया, जियांग चैंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो दौड़ के विंग के पास आया। उसने कहा, वी वुशियान, इम्पल्सिव बिहेवियर मत करो, अपने आप को शांत करो। बट विंग उसे क्रॉस करके डेस्क के पास चला गया। इससे पहले वो डेस्क के और पास पहुंच पाता, जियांग चैंग ने फिर से उसे रोक दिया। उसने कहा, मेरी बात सुनो वी वुशियान, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। हम उसे बेस्ट डॉक्टर्स के पास लेकर जाएंगे एंड अगर जरूरत पड़े तो हम उसे अब्रॉड लेकर जाएंगे। अगर इसके जियांग चैंग कुछ कह पाता, विंग ने अपने सामने से जियांग चैंग को हटा दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि शायद मैडम यू ने यह सब किया होगा, बट जियांग चैंग इसमें उनका साथ कहीं भी नहीं देगा। उसे अच्छे से पता है कि जियांग चैंग को यह सब पता भी नहीं था, तो इसमें उसका कोई रोल नहीं है। उसका भाई इनोसेंट है। बट अभी विंग के लिए ये सब कंसर्न नहीं है एंड शायद अभी विंग का फीलिंग जियांग चैंग समझ नहीं पाएगा। तो विंग आगे बढ़ने लगा। तभी जियांग चैंग ने प्लीड करते हुए कहा, मेरी बात सुनो प्लीज। वो डेस्परेटली विंग को मैडम यू से दूर कर रहा था। उसने कहा, हमें इसमें बात करना चाहिए, हम बात कर सकते हैं। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज वी वुशियान। विंग ने अपने आंखें बंद कर लिया। उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड जियांग चैंग के चेस्ट में उस ब्लैक फोल्डर को पुश किया, वही बिट्रेयल वाला फोल्डर। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, सीजे के पास जाओ। इससे पहले जियांग चैंग कुछ कह पाता, विंग ने कहा, उनके पास जाओ,
उन्हें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। एंड शायद फिर से अंकल जियांग का डेथ केस तुम्हें रीओपन करना होगा। जैसे ही विंग ने यह कहा, मैराम्यू ने इमीडिएटली विंग की तरफ देखा, बट विंग ने मैराम्यू की तरफ नहीं देखा। विंग ने यह भी देखा कि उसकी ये बात सुन के जिन गुआंगशान और भी ज़्यादा डर गया, उसका फेस और भी कलरलेस हो गया, बट विंग ने कुछ भी नहीं कहा। इस तरफ जियांग चैंग, उसने विंग के दिया हुआ उस फोल्डर को ओपन किया एंड हर एक पेज को वो पढ़ने लगा, स्लोली स्टेडीली। एंड वो जितना पेज पलटे जा रहा था उतना ही उसके फेस में डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। उसका हाथ कांप रहा था। जैसे उसने पूरा फोल्डर पढ़ लिया, वो ऑलमोस्ट डिसबैलेंस होकर नीचे गिरने वाला था, बट विंग ने उसे पकड़ लिया ताकि वो ना गिरे। जियांग चैंग बिल्कुल पुराने टाइम की तरह विंग के ऊपर लींट हो गया। विंग ने सॉफ्टली कहा, सीजे के पास जाओ, उन्हें एंड आलिंग को तुम्हारी ज़रूरत होगी। जियांग चैंग कुछ टाइम के लिए वैसे ही था, एंड देन उसने विंग को पुश किया, गुस्से में नहीं, ऐसे ही। देन उसने रूम को, मैराम्यू के स्टडी रूम को देखने लगा। वो आसपास रूम के देखने लगा, जैसे कि वो रूम को पहचान ही नहीं पा रहा है। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो अभी रोने वाला है, क्योंकि वो बुरी तरीके से कांप रहा था। एंड देन कपकपाते हुए वो जल्दी में उस रूम से निकल गया। जब वो वहां से जा रहा था, मैराम्यू ने चिल्लाते हुए कहा, आ चेंग, बट उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वो उस रूम से चला गया। ये देख के मैराम्यू जल्दी में अपने चेयर से उठकर खड़ी हुई। इसके वजह से उनका चेयर गिर भी गया, बट फिर भी जियांग चैंग नहीं रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, वो वहां से चला गया। इस तरफ जिन गुआंगशान, उसने डेस्परेटली विंग से कहा, ट्रस्ट में, मुझे पता नहीं था कि यू जीवान ने शुयांग के साथ अलग से डील किया है। अगर तुम मुझे बोलोगे तो मैं उनके खिलाफ विटनेस भी दे सकता हूँ। ये सुन के विंग हंस रहा था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। ऑफ कोर्स ये सरप्राइजिंग नहीं है। जिन गुआंगशान टाइम के साथ साथ अपना दल बदलता रहता है। वो ऑफ कोर्स अपने को बचाने की कोशिश करेगा। वो डेस्परेटली विंग को ब्राइब करने की कोशिश करेगा। तो विंग ने कहा, थोड़ा तो शर्म करो गुआंगशान, अपने लिए ना सही, अपने फैमिली के लिए। यू नो व्हाट, इससे पहले कि अथॉरिटीज तुम्हारे घर पहुंच जाए, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। कल सुबह तुम्हें लेकर एक बहुत बड़ा हेडलाइन छपने वाला है, शायद किसी मर्डर केस को लेकर। ये सुन के जिंग गुआंगशान इतना डर गया कि उसका पूरा फेस जैसे व्हाइट ही हो गया। वो काउच से नीचे गिर गया। वो अपने हेड को शेक करने लगा। वो एक्सट्रीमली डर गया था। उसने अपना फ़ोन निकाला किसी को कॉल करने के लिए, बट इससे पहले वो कर पाता, विंग ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं, सॉन्ग जी सेन ये प्रोसिक्यूशन कर रहा है, तुम उसे खरीद नहीं सकते। चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, इस बार तुम बच नहीं सकते। ये सुनकर जिन जिशोन एक सेकंड भी वेट नहीं किया। वो दौड़ के वहां से निकल गया, बट जाने से पहले उसने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये बोलकर वो वहां से निकल गया। अब उस रूम पे सिर्फ वो रिडिक्यूलस वुमेन एंड विंग था। जब विंग ने मैराम्यू की तरफ देखा, उसने देखा कि मैराम्यू ऑलरेडी उसे सर्प नजरों से देख रही थी। बट शायद मैराम्यू भूल चुकी थी कि एक वाइपर्स नेस्ट भी बाइट बैक करना जानता है। दुनिया में हर एक इंसान, हर एक पर्सन अपने लिए स्ट्राइक करना जानता है, अपने आप को डिफेंड करना जानता है। एंड इन द एंड ऑफ द डे विंग को इसी इंसान ने बड़ा किया था। विंग को मैराम्यू ने खुद बड़ा किया था। तो मैराम्यू को ये बात पता होना चाहिए था कि अगर बात एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाए तो विंग भी अपने लिए स्ट्राइक लेगा, वो भी बाइट बैक करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल उसे मैराम्यू ने ही ट्रेनिंग दिया था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। फाइनली विंग फाइट बैक कर रहा है, क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है ज़रूर बताना। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अब तक टेक केयर, बाय।